अपन आज है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो। देखो इलेक्ट्रो में दो पार्ट होती है, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ेंगे, एक सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट में देखो अपन पढ़ेंगे कि नॉर्मल चीजें क्या होती है ना। तो देखो नॉर्मल चीजें अपन को आती है। नॉर्मल चीजें पहले क्या होती है? धारा। धारा किसे कहते हैं? अपन जानते हैं। धारा किसे कहते हैं? आवेश किस दिशा में प्रवाह कर रहा है वो होती है आवेश के प्रवाह की धारा, दिशा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये एक परिपथ है, इलेक्ट्रॉन तार में इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा हो गई है। तो और इस तरफ होती है धारा की दिशा उल्टी, और धारा क्या होती है? आई बराबर क्यू बाई टी, यानी निश्चित यानी टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक समय में कितनी देर में पहुंचे, है ना। और इसको अपन एम्पियर में का नापते हैं, ये भी अपन जानते हैं। चालक पदार्थ क्या होते हैं बताओ मुझे? चालक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो धारा का जिनमें इलेक्ट्रॉन जा सके, इलेक्ट्रॉन गति करता है तभी तो धारा आती है। तो इलेक्ट्रॉन गति कर सके ऐसे पदार्थ चालक होते हैं। अब चालक कई प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो अगर अपन देखें तो चालक एक इस प्रकार का होता है जिसमें मतलब धात्विक चालक होता है। धात्विक चालक कैसे होते हैं? अपनी मेटल की जो प्लेट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अपन को पता है कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। एक होता है अपना केमिस्ट्री का चालक। केमिस्ट्री का चालक क्या होता है? विद्युत अपघट्य, जिसमें अपन इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और यहाँ कोई भी विद्युत अपघट्य लवण डाल देते हैं, साल्ट डाल देते हैं, कोई भी एसिड डाल देते हैं, कोई भी बेस डाल देते हैं, है ना, जो टूटे। अरे जो टूटेगा जब तो आयन गति करेंगे। चाहे वो देखो कोई भी है जो विद्युत अपघट्य है वो प्रबल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है ना। है। एक और प्रकार के चालक होते हैं। अब तुम कहोगे एक और प्रकार के कैसे होते हैं? एक ऐसा प्रकार का होता है जिसमें देखो ये रहा, मैं यार पढ़ा रहा हूँ तो कॉफी में से समझाऊं ना, क्या दिक्कत है। थर्ड प्रकार का है कि ऐसे चालक जिनमें आवेश प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस हो। इसमें क्या है? इसमें तो आयंस गति कर रहे हैं। ये तो जो विद्युत अपघट्य वाले चालक हैं इसमें आयन गति करते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें आयंस की जगह पे पता है क्या गति करते हैं? क्षारीय धातुओं का द्रव करते विलयन। इसमें क्या होता है? जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, देखो जैसे Na+ को तो कौन गिरेगा? ये नेगेटिव आवेश अमोनिया का, है ना, नेगेटिव चार्ज ये Na+ को गिरेगा। लेकिन जो पॉजिटिव धनायन है ये करेगा इलेक्ट्रॉन को। ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है ना, ये गति करेंगे। कैसे? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो गिरा हुआ है उनके द्वारा जो गति होती है, उनकी गति होती है। तो ऐसी चालकों को क्या कहते हैं अपन? क्षारीय धातुओं का द्रव अमोनिया विलयन होता है, इसको कहते हैं अपन अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की गति। इतनी बात समझ आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? तुम समझो मेरी बात को। प्रतिरोध क्या होता है बताओ? प्रतिरोध का मतलब होता है कि एक ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी आवेश के प्रवाह यानी धारा के प्रवाह का विरोध करे, यानी धारा को बहने से रोके। अब कुछ भी हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, द्रव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर अपन प्रतिरोध एक ऐसी वस्तु को लें जिसका खुद का प्रतिरोध होता है, तो संसार में देखो ज्यादातर सारी वस्तुओं का प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध होता है ना R, वो उस वस्तु की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी जितनी ज्यादा लंबी वस्तु होगी उसमें प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार तो ना, तभी तो ना जो सर्किट होते हैं वो बहुत छोटे बनाए जाते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए, कम से कम हो जाए। उनके तार होते हैं बहुत छोटे बनाए जाते हैं। एक किसी भी सर्किट होता है, कोई भी मदरबोर्ड का सर्किट, किसी भी चीज का सर्किट होता है, वो बहुत छोटा क्यों बनाया जाता है? ताकि लंबाई कम हो जाए तार की और प्रतिरोध कम हो जाए, क्योंकि लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है। समझ में आई बात? आ गई। आगे क्या करना है? आगे ये देखो कि एक बात बताओ, अपन एक तो मोटा तार लेते हैं और उसी की जगह पे अपन बहुत छोटे छोटे तारों का गुच्छा लेते हैं। तो अपन क्या जानते हैं कि इन तारों के गुच्छों में धारा ज्यादा प्रवाहित होती है, मोटे तार में कम होती है, क्योंकि जो धारा होती है वो सरफेस इलेक्ट्रॉनों पर जाती है, इन इलेक्ट्रॉनों पर। तो इसमें इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, सबका अलग अलग सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें एक का ही सरफेस एरिया है जो सिर्फ इतना सा रहता है ना। तो मतलब प्रतिरोध है वो सरफेस एरिया का व्युत्क्रमानुपाती है। समझो बात को, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो प्रतिरोध ज्यादा है यहाँ पर यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध कम है, धारा का मान ज्यादा है। तो सरफेस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, सरफेस एरिया के, है ना। तो
आर अपन को पता लग गया कि एल के तो समानुपाती और ए के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ए बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ा तो प्रतिरोध अपने आप घट जाएगा और धारा का मान बढ़ जाएगा। तो अगर अपन इस चिन्ह को हटाएं तो एल अपॉन ए, इस चिन्ह को हटाएं तो आर बराबर रो एल अपॉन ए। अब ये रो होती है ना, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता। एक मिनट को बंदर वाला कहता हूँ। है ना? तो अब ये होती है विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या होती है ये? विशिष्ट प्रतिरोधकता, है ना? ये विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है जो फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन। तुमने जो इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना? ये किस पर निर्भर करती है? धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, है ना? ये विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोधी से प्रतिरोधक तो कहते हैं। ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है। किस पर? ताप पर, है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। अब देखो, जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है ना रो, इसका व्युत्क्रम 1/c ये होती है चालकता, यानी चालकता का उल्टा क्या होती है? 1/रो प्रतिरोधकता। तो चालकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चालकता का फॉर्मूला देखो, रो का फॉर्मूला निकालो यहाँ से। आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो रो का फॉर्मूला आ जाएगा आर ए बाई एल। तो इसका उल्टा कर दो तो चालकता का आ जाएगा एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए, है ना? ये हो जाएगा। तुम्हें पता है 1/r को क्या कहते हैं? 1/r को कहते हैं कप्पा। 1/r को क्या कहते हैं अपन भाई? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने थोड़ा गलत पढ़ा दिया, बिल्कुल गलत पढ़ा दिया। देखो, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर रो एल अपॉन ए। मेरे थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है आज, है ना? और ये इधर से मतलब जो रो होती है वो है विशिष्ट प्रतिरोध, अपन को ये भी पता है। जो चालकता होती है वो होती है प्रतिरोध का उल्टा। क्या होती है? प्रतिरोध का उल्टा। तब यहाँ से आर का चालकता का फॉर्मूला निकालने में 1/रो ए अपॉन एल, है ना? ए अपॉन एल। तो ये जो 1/रो है इसको कहते हैं अपन कप्पा, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होती है? विशिष्ट चालकता। समझ आई बात? बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब देखो मेरी बात समझो, अब तुम्हें इतना समझ आया। तो देखो, एक बैटरी अपन ने बनाई, मान लो अपन बात करेंगे जो ये, अब देखो केमिस्ट्री की भाषा है तो इसमें अपन सिर्फ बैटरीज और विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेलों की बात करेंगे जिनमें बैटरी होंगी। तो अगर कोई भी अपन अपघटनी सेल कोई भी चीज बनाते हैं तो उसका एरिया, सरफेस एरिया और बनाने के बाद और उसकी लंबाई ये फिक्स हो जाती है। कोई भी बैटरी होती है उसकी लंबाई और उसकी सरफेस एरिया फिक्स हो जाता है। तो ये जो हो जाता है ना वो एक सेल के लिए कांस्टेंट हो जाता है। तो जो सी है और ये 1/रो क्या हो गया? कप्पा ए अपॉन एल। ए अपॉन एल है ना, ये एक सेल के लिए कांस्टेंट हो जाता है। क्या? उसकी सरफेस एरिया, ये एरिया बैटरी का जो ये एरिया होता है ना, सरफेस एरिया ये, और उस प्लेट का लंबाई, उस प्लेट की लंबाई कितनी लंबी वो बैटरी है, वो कैंसिल हो जाता है। उसे अपन कहते हैं एक्स इजिकल टू ए अपॉन एल, सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे अपन? सॉरी, क्या कहते हैं अपन? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट होता है एक्स इजिकल टू एल अपॉन ए, उल्टा। यार क्या कर रहा हूँ मैं? उल्टा कर रहा हूँ सब कुछ, है ना? तो सेल कांस्टेंट हो जाता है x इजिकल टू एल अपॉन ए। एल क्या होता है? लंबाई मीटर में, और ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाता है मीटर इनवर्स। लेकिन बैटरी होती है जो छोटी होती है तो इसलिए सेंटीमीटर इनवर्स लेते हैं इसको, क्योंकि जो लंबाई होती है ना बैटरी की वो छोटी होती है तो सेंटीमीटर इनवर्स में लिया जाता है। ठीक है, तो लंबाई लेंथ है और एच एरिया है। तो अब देखो चालकता का फॉर्मूला क्या होता है कि कप्पा इंटू ए अपॉन एल,
और जो कि ये सेल कांस्टेंट का उल्टा है ये, तो ये हो जाएगा कप्पा ना, तो चालकता बराबर कप्पा बटे एक्स, ये हो जाएगा ये। अब जो कप्पा आएगा वो आ रहा है सी डॉट एक्स, ठीक है। तो जो चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता और सेल कांस्टेंट का क्या होती है, अनुपात होती है, यही तुम्हें याद रखनी है ये लाइन। अतः विशिष्ट चालकता व सेल कांस्टेंट का अनुपात होती है, वो चालकता होती है। क्या होती है उस बैटरी की, चालकता। ये रहा, अरे ये रहा, ये रहा। अब देखो विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको कहते हैं अपन कप्पा। क्या कहते हैं, कप्पा। जो कप्पा होती है ना, कप्पा, ये क्या होती है, ये किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ml विलयन की चालकता होती है। किसकी होती है, 1 ml विलयन की। देखो 1 ml का मतलब समझो क्या होता है, मैं तुम्हें अभी थोड़ी थोड़ी बातें समझा देता हूँ। ये तुमने एक कंटेनर ले लिया, अब इसमें विद्युत अपघट्ट घुला हुआ है ना, और इसमें अपन ने इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, ये बैटरी है अपनी। इसकी देखो, ये तो इसका एरिया हो गया और ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। लेंथ हो गई यानी ये इसकी चौड़ाई हो गई बी और ये एल हो गई, तो बी इंटू एल, ये तो इसका एरिया हो गया और ये एल हो गई, तो एल बाई एक्स, एल बाई ए, ये तो हो गया इसका एक्स। इसकी चालकता क्या होती है, सी। इसका इसमें जो प्रतिरोध आएगा वो क्या हो जाएगा, रो, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रो। अब देखो, अब मेरी बात समझो, अभी इसकी तुम कप्पा कैसे लिखोगे, कप्पा। इसकी चालकता तो अपन को पता है कि कंडक्टेंस इसकी सी है, लेकिन अब ये पूरा विलियन है, इस विलियन का 1 ml ले लो निकाल के। क्या करो, 1 ml, मतलब इसलिए चाहे 4 लीटर का विलियन हो, चाहे 10 लीटर का विलियन हो, कितने लीटर की बैटरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस बैटरी का 1 ml लो, 1 ml। उस 1 ml में कितने Na प्लस, और मतलब अपन ने लिया है Na प्लस और Cl माइनस का बैटरी का वो, है ना। तो इस 1 ml में कितने Na प्लस है और कितने Cl माइनस है, जिनके कारण वो कंडक्टेंस आ रही है, यानी जो इलेक्ट्रॉन गति कर, वो आयंस गति कर रहे हैं 1 ml की। तो इस 1 ml की जो चालकता होगी उसको अपन कहेंगे विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब देखो विशिष्ट चालकता 2 प्रकार की हो सकती है। जो कप्पा होती है ना, विशिष्ट चालकता, इस विशिष्ट चालकता को अपन समझ गए कि 1 ml की चालकता को, 1 ml की चालकता को क्या कहेंगे अपन, कप्पा, ठीक है। पूरे विलियन की चालकता क्या होती है, सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, लैम्बडा एम लिख रहा हूं मैं, ये है मोलर चालकता, मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है, किसी विलियन के 1 मोल की चालकता। अब 1 मोल क्या होता है, 1 मोल की परिभाषा क्या होती है, 1 मोल, 1 मोल का मतलब होता है 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोल, विलय के मोल मतलब 1 लीटर विलियन की चालकता। जैसे ये कंटेनर लिया, इसमें अपन ने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में अपन ने Na प्लस घोल दिया, NaCl घोल दिया, और उसके कारण अब बस उसमें इलेक्ट्रोड लगा के जो चालकता उत्पन्न हो रही है वो उसकी 1 लीटर विलियन की चालकता है। अब देखो 1 लीटर विलियन की चालकता को अपन कहेंगे लैम्बडा एम, ठीक है। 1 ml की चालकता को अपन कह रहे हैं क्या कह रहे हैं भाई, 1 ml की चालकता को क्या कह रहे हैं, कप्पा। तो इनमें संबंध हो सकता है, मतलब 1 लीटर की चालकता लैम्बडा एम, तो 1000 ml, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml, तो 1000 ml की चालकता क्या होगी, लैम्बडा एम, ठीक है। तो 1 ml की चालकता क्या होती है, लैम्बडा एम बाई 1000, और 1 ml की चालकता को ये अपन क्या कहते हैं, कप्पा। तो 1 mm की चालकता कप्पा इजकल टू लैम्बडा एम बाई 1000, तो यहाँ से अपन लैम्बडा एम निकाल सकते हैं कप्पा बाई, सॉरी, वो एक कप्पा इन वो 1000 कप्पा, सॉरी 1000 कप्पा, ऐसे निकाल सकते हैं ना, 1000 कप्पा, ये रही। तो देखो लैम्बडा एम, तो यानी मोलर चालकता है ना लैम्बडा एम, वो होती है 1000 कप्पा, यानी 1 मोल, एम मोल विद्युत अपघट्ट की चालकता कितनी होती है, ये देखो सीधा है। 1 ml की चालकता को कप्पा कहते हैं, 1 लीटर या 1000 ml की चालकता को क्या कहेंगे अपन, 1 ml की चालकता तो कप्पा, तो 1000 ml की चालकता 1000 कप्पा, है ना। अब विद्युत अपघट्ट में अगर एम मोल 1 लीटर विलियन में घुले हुए हैं, कितने एम मोल 1 लीटर विलियन में घुले हुए हैं, एक एम मोल 1 लीटर विलियन में घुले हुए हैं, तो उनकी चालकता 1 ये हो जाएगी, और इससे एम मोल की चालकता निकाल लेंगे अपन। अब यहीं से आगे तुम सॉल्व करोगे ना इसे, तो ये आ जाएगा एम मोल की चालकता 1000 कप्पा, 1 मोल की चालकता 1000 कप्पा बटे एम, तो लैम्बडा एम आ जाएगी 1000 कप्पा बटे एम, और इसकी यूनिट होती है वो याद रखना सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। अब इसी प्रकार देखो तुम लैम्बडा एम निकाल ली, ये किसकी है, एम मोल की चालकता, है ना, एम मोल की। तो इसी प्रकार लैम्बडा ई क्यू,
तुल्यांक की चालकता हो जाएगी n, ग्राम इक्विवेलेंट की चालकता 1000 कप्पा बटे n। दोनों में कोई वो नहीं है अंतर, बस इतना ही है। 1 मिनट रुको, तीतरी आ रही है बहुत ज्यादा। यार क्लास कैसे बनाऊं, तीतरी आ रही है यार। चलो है ना, इतना समझ आया है ना। अब देखो अपन को क्या समझ आ गया, अपन को क्या समझ आया, अपन को इतना समझ आ गया कि अगर किसी की भी लैम्बडा एम निकालनी है तो अपन को 1000 कप्पा बटे मोलरता करनी है। और यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट क्या होगी, अपन को यूनिट निकालनी है एस सी एम स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है, एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। और अगर लैम्बडा ई क्यू निकालनी है अपन को तो 1000 कप्पा है ना बटे एन कर देना है। और इसकी भी एस सी एम स्क्वायर, अब मोल की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। यूनिट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा ना, ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो इन दोनों में अंतर को अपन जानते हैं कि मोलरता, ये अपन अच्छे से जानते हैं कि मोलरता है ना, वो सॉरी, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये अपन जानते हैं। नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये होता है, अपन जानते हैं अच्छे से, मोल वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है ना। तो अब देखो इन दोनों में संबंध निकालो, संबंध क्या है। देखो मैं अगर यहाँ लिखूँ लैम्बडा एम और बटे कर दूं लैम्बडा ई क्यू, तो क्या हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा। तो देखो ये वन बाई एम में है, तो ये देखो 1/m, ये तो कट गए आपस में, सेम है ना, इनटू ये n बाई एम, 1n/n उल्टा ये उल्टा जाएगा ना, हाँ, तो n/m। अब n/m देखो, n/m ये हो जाता है वैलेंसी वेक्टर, इसको यहाँ ले जाएंगे ना m, n/m वैलेंसी वेक्टर। तो लैम्बडा m बटे लैम्बडा ई क्यू का अनुपात क्या देगा, वैलेंसी फैक्टर देगा। ये तुमसे पूछा जा सकता है, वैलेंसी वेक्टर होता है n फैक्टर भी कह सकते हैं, x फैक्टर भी कह सकते हैं, ये तुमसे पूछा जा सकता है। अब तुम्हें एक ना मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। जो एक वैद्युत अपघट्ट होती है, वैद्युत अपघट्ट होता है ना, वैद्युत अपघट्ट, इसमें क्या होता है, पानी होता है H2O, और इसमें वैद्युत अपघट्ट होता है क्या, NaCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट हो सकता है, दुर्बल हो सकता है, कुछ भी वैद्युत अपघट्ट हो सकता है। जब ये वैद्युत अपघट्ट इसमें होता है ना, तो जो चालकता होती है, कंडक्टेंस कैसे आएगी कि ये आयन Na+ इधर जा रहा है, Cl- इधर जा रहा है, तो इन आयनों की गति के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है वही तो होती है ये वैद्युत अपघट्ट की चालकता। अभी इस प्रकार की जो चालकता होती है ना, इसको दो प्रभाव प्रभावी करते हैं, जो दो तरह के फैक्टर प्रभावित करते हैं, और उन दो फैक्टरों को अपन कहते हैं, एक तो है उनमें से ये वाला देखो, एक तो है आवेश की संख्या कि उसमें Na+ और Cl- कितने हैं, आवेश की संख्या। एक है गतिशीलता, यानी जो आवेश है उसकी गतिशीलता कितनी है। और आवेश की जो गतिशीलता है ना, वो किस पर निर्भर करती है कि आवेश है जैसे Na+ है और Cl- है। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, तुम इसको समझो, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर H आके जुड़ रहे हैं, और Na के चारों ओर ये नेगेटिव नेगेटिव, मतलब Na+ की साइज बढ़ रही है, इसमें इसमें साइज बढ़ रही है इनकी। यानी जो जल में इनका क्या हो रहा है, इसमें अमोनिया में जो द्रव अमोनिया है उसमें क्षारीय धातुओं का क्या हो रहा है, विलय हो रहा है, मतलब विलायकन हो रहा है। ऐसे ही जो जो साल्ट होते हैं ना, साल्ट, ये भी जल में उनका विलायकन हो जाता है, और जल में विलायकन हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं जल योजन क्षमता। अगर कोई सी भी चीज की जल योजन ज्यादा हो जाती है तो उसको चारों तरफ से जल के अणु घेर लेते हैं, और घेर लेते हैं तो उसकी, अभी बात बताओ, मैं तुम्हें चारों बगल से पकड़ लूं तो तुम्हारी गति करने की क्षमता कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इस प्रकार जिन आयनों की जो जलयोजन क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, उनकी गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, गति कम हो जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो देखो, अगर अपन आयनों की संख्या बढ़ाएं, आवेश या आयनों की संख्या बढ़ाते हैं तो गति चालकता बढ़ेगी, और गतिशीलता बढ़ाने पे भी चालकता बढ़ती है। अगर मैं सिर्फ आयनों की संख्या बढ़ा दूं, ये प्रभावी कारक है, प्रभावी है, मतलब आयनों की संख्या ज्यादा इफेक्टिव होती है।
क्या होती है? आयनों की संख्या ज़्यादा। तो देखो, आयनों की संख्या बढ़ा रहा हूँ और इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ तब भी चालकता बढ़ रही है, इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ तब भी चालकता बढ़ रही है। लेकिन अगर मैंने इसको घटा दिया और इसको बढ़ा दिया तो चालकता कम होगी, क्योंकि गतिशीलता बढ़ाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आयनों की संख्या बढ़ाने से, वो घटाने से फ़र्क पड़ेगा। समझ में आई बातें? मतलब आयनों की संख्या बढ़ रही है या आवेश की संख्या बढ़ रही है तो उसकी चालकता पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, ताप का प्रभाव, देखो सीधी बात है, अपन ताप देंगे ना, ताप देंगे तो धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर क्या होती है? चालकता कम होती है, क्योंकि धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है। अपन ये जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर जो धातु होते हैं उनमें चालकता कम हो जाती है, इसलिए तो अपने फोन होते हैं उनमें उन, वो बेकार काम करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी चालकता घट जाती है, कंडक्टेंस। अब देखो, विद्युत अपघट्य के केस में क्या होता है, तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। विद्युत अपघट्य के केस में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है हमेशा, है ना? अब कैसे बढ़ती है, कैसे नहीं बढ़ती है, वो तुम्हें तरीका पता होना चाहिए। तो देखो, दो तरह के विद्युत अपघट्य होते हैं अपन। एक तो अपन चालकता की बात करेंगे, ये देखो ताप का प्रभाव देखेंगे चालकता पर दो तरह से। कैसे? एक तो नॉर्मल चालकता और एक अपन देखेंगे विशिष्ट चालकता, कप्पा। विशिष्ट चालकता क्या होती है? 1 ml की चालकता होती है और नॉर्मल चालकता पूरे विलियन की चालकता होती है ना? तो अब मेरी बात बताओ, मैं तुम्हें दो तरह के, अपने पास विद्युत अपघट्य कितने हो सकते हैं? दो तरह के। एक तो होता है प्रबल और एक हो जाता है दुर्बल। अब प्रबल और दुर्बल दो तरह के विद्युत अपघट्य अपने पास, है ना? तो प्रबल विद्युत अपघट्य अपन जानते हैं पूर्णतः टूटेगा, अल्फा 1, मतलब 100%। इसका तो 5% से कम होता है दुर्बल का, है ना? 5% से कम होता है, अपन जानते हैं। तो पूर्णतः टूटेगा तो इसमें आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी। एकदम पूरा टूटेगा तो आयनों की संख्या ज्यादा, तो इसकी नॉर्मल चालक, प्रबल विद्युत अपघट्य की नॉर्मल चालकता ज्यादा, दुर्बल विद्युत अपघट्य की नॉर्मल चालकता कम। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं ताप बढ़ाऊंगा तो इसमें आयनों की संख्या तो फिक्स है, तो अब क्या, कौन सा प्रभाव पड़ सकता है? बस गतिशीलता वाला, कि अब ताप बढ़ाने पर इसके जो प्रबल विद्युत अपघट्य के Na प्लस और Cl माइनस है, इनकी गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि संख्या तो फिक्स है, क्योंकि पूर्णतः टूट गया वो तो पहले ही। ताप बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ उसका कोई फर्क नहीं है, वो पहले ही टूट चुका है पूरा। तो अब प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में क्या होगा कि ताप बढ़ाता हूँ ना, मैं ताप बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, जो ये अणु है, अणु, इनकी गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं 3/2 kBT। ये गतिज ऊर्जा का ताप पर निर्भरता का समीकरण है। क्या है ये? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए गैसों के लिए गतिज ऊर्जा का ताप पर निर्भरता का संबंध, और ये क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक। अपन को कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर, अपन को बस इतना समझना है कि ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब देखो, जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से वेग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वेग। अतः गतिज ऊर्जा बढ़ने से गतिशीलता मतलब वेग बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने से प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ती है, लेकिन कम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गतिशीलता एक माइनर फैक्टर कम का प्रभावी है। मतलब यहाँ देखो, ये आयनों की संख्या तो नॉर्मल है, लेकिन ताप बढ़ाने पर हल्की सी गतिशीलता बढ़ी है, तो चालकता तो बढ़ी है पर कम मात्रा में। कम मात्रा में क्या हुआ? कम मात्रा में। अगर यही प्रभाव अपन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए देखा जाए, तो देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ना, है ना? तो अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, अब इस पर अगर अपन ताप बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में सीधा सा प्रभाव है, ताप बढ़ाने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनन है वो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनन ज्यादा हो जाएगा। अब ताप बढ़ाने पर विलयन में अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है और आयनों की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि ये पूर्णतः टूटा नहीं है। ताप बढ़ाएंगे तो ये टूटेगा और टूटेगा, तो देखो दोनों तरह से गतिशीलता बढ़ेगी। ये तो आयनों की संख्या बढ़ रही है और गतिशीलता बढ़ रही है, तो इसमें ज्यादा ज्यादा चालकता बढ़ेगी। इसमें चालकता का प्रभाव कम पड़ रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें पहले चालकता कम थी, इसमें ज्यादा। तो क्या होता है? वैद्युत अपघट्य की चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में अधिक बढ़ती है। क्वेश्चन आ सकता है कि ताप बढ़ाने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता ज्यादा बढ़ती है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की? तो प्रबल वैद्युत अपघट्य की तो कम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो प्रबल है, उसके अणु, जो आयनों की संख्या है वो तो पहले से ही फिक्स है, उसमें सिर्फ गतिशीलता का प्रभाव पड़ा है। लेकिन यहाँ आयनों की संख्या बढ़ी है क्योंकि अल्फा बढ़ा है, यहाँ ताप बढ़ाने से अल्फा बढ़ा है और आयनों की संख्या बढ़ी है, और आयनों में गतिशीलता भी आई है, क्योंकि इस सिद्धांत से ताप बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो अपन को दो तरह के प्रभाव सब
प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गतिशीलता मतलब यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की चालकता ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आई बातें? तो देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के केस में आयनों की संख्या भी बढ़ी है और गतिशीलता बढ़ी है, तो चालकता ज्यादा बढ़ी है। पर प्रबल विद्युत अपघट्ट के केस में आयनों की संख्या नहीं बढ़ी है, सिर्फ गतिशीलता बढ़ी है, तो कम मात्रा में चालकता बढ़ी है। अब देखो, अब अपन देखेंगे तनुता का प्रभाव। ताप का प्रभाव देख लिया, अब तनुता का वही है। देखो, एक तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का सॉल्यूशन है। अब प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, उसको समझो। प्रबल वैद्युत अपघट्ट में तुम कितना पानी मिला लो, क्या फर्क पड़ेगा? उसके आयनों की संख्या फिक्स है, उसके आयनों की संख्या फिक्स है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट पर उसके आयनों की संख्या फिक्स है, तो चालकता क्या होगी? उतनी रहेगी। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के केस में, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के केस में अपन जानते हैं कि विलयन को जितना ज्यादा तनु किया जाएगा, विलयन है उसे जितना ज्यादा तनु किया जाएगा, है ना, विलयन को जितना ज्यादा तनु किया जाएगा उसका अल्फा उतना ज्यादा बढ़ेगा, है ना। और तो अनंत तनुता के केस पर, अनंत तनुता के केस पर क्या होगा? अल्फा 100% वियोजित हो जाएगा। तो अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करेगा, और जब वो प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करेगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करेगा, तो उसमें आयनों की संख्या भी बढ़ी है और उसकी गतिशीलता भी बढ़ी है ना। कैसे? देखो, एक तो इतना सा इसमें आयन पड़े हैं, एक इतना बड़ा, तो आयन फ्रीली मूव कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर, तो उनकी गतिशीलता भी बढ़ी है और आयनों की संख्या बढ़ गई दुर्बल वैद्युत, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ा दे। तो देखो, सीधी सी बात है, विलयन को तनु करने पर चालकता बढ़ती है, ठीक है। अब विशिष्ट चालकता की बात कर लेते हैं। विशिष्ट चालकता को अपन क्या कहते हैं? कप्पा। कप्पा क्या होती है? 1 ml की चालकता, 1 ml विलयन की चालकता। अब एक बात बताओ, मैंने इतना सा कंटेनर लिया, इसमें पहले x लीटर विलयन था, मैंने x लीटर में 10 लीटर और मिला दिया और यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट ले लिया ये। अब इसमें x + 10 लीटर विलयन है ना। तो अब क्या हुआ? देखो, ये इतना बड़ा कंटेनर हो गया। अब मैंने इसके 1 ml लिया, तब इसमें देखो m मोल विद्युत अपघट्ट बोला था, इसमें भी m मोल बोला है। मैंने क्या किया है? बस आयतन बढ़ा दिया है। आयतन बढ़ाने से क्या हुआ? देखो, 1 ml में क्या हो रहा था? पहले तो m मोल 1 ml में इसके कुछ x वो y मोल थे विद्युत अपघट्ट के, पर अब देखो 1 ml में अब ये यहाँ पर अणु दूर दूर हो गए, क्योंकि एक तो कंटेनर बड़ा ले लिया, तो अणु दूर 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 फैल गए, दूर दूर फैल गए। तो 1 ml में तो कम अणु आए ना, 1 ml में तो देखो यहाँ तो छोटा है, तो जो विद्युत अपघट्ट के आयंस हैं बहुत ज्यादा हैं, पर तनु करने पर वैद्युत अपघट्ट के आयंस कम हो गए 1 ml में। मतलब कप्पा है जो 1 ml में उपस्थित Na+ और Cl- आयनों की चालकता है। यदि विलयन को तनु किया जाता है तो 1 ml में Na+ और Cl- की आयन संख्या तो घट जाएगी, तो हमने विलायकन की सांद्रता बढ़ाई है, न कि विलय की। विलय तो फिक्स है अपना, विलाय की तो बढ़ाया है। तो अतः विलयन को तनु करने पर विशिष्ट चालकता घटती है, क्योंकि वो 1 ml की चालकता है। याद रखने की बात है ये, 1 ml की चालकता है, वो स्पेसिफिक है, वो पूरे विलयन की चालकता तो बढ़ रही है। समझो, विलयन को तनु करने पर पूरे विलयन की चालकता तो बढ़ रही है, लेकिन पूरे विलयन की चालकता बढ़ रही है, लेकिन 1 ml की चालकता घट जाती है। 1 ml की चालकता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि 1 ml विशेष चालकता है, उसमें 1 ml में जितने आयन हैं उनकी चालकता पर निर्भरता है। अब देखो, मोलर चालकता में तुल्यांक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के केस में दोनों की में ही चाहे मोलर चालकता हो चाहे तुल्यांक की चालकता हो, दोनों चालकताएं बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? देखो, ये 1 मोल या 1 ग्राम तुल्यांक NaCl है, ठीक है, ठीक है। और यही इसमें है, लेकिन इसमें क्या है? विलयन ज्यादा है, विलयन ज्यादा है, विलयन को तनु कर दिया है, तो विलयन दूर दूर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो, ये Na+ इधर जा रहा है, ये Cl- इधर जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर इन अणु पास पास है तो इनमें टक्कर होगी तो गतिशीलता कम होगी, लेकिन तनु करने पर टक्कर नहीं होती। तनु करने पर टक्कर में कमी आ जाती है। अब जब टक्कर छोटी कम हो जाएगी तो आयन तेजी से गति करेंगे, तो आयनों की देखो बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे यादृच्छिक टक्कर कम हो जाती है। तनु करने पर क्या हो रही है? यादृच्छिक टक्कर कम हो जाती है, जिससे चालकता अपने आप बढ़ जाती है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट है तो आयनों की सांद्रता तो फिक्स रहेगी। देखो, अगर प्रबल वैद्युत अपघट्ट का केस है, मोलर चालकता हो चाहे तुल्यांक की चालकता हो, उसमें चालकता तो बढ़ेगी, लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट्ट का केस में तो उसमें तो आयनों की संख्या तो फिक्स है, क्योंकि तुम इतना सा सॉल्यूशन लो, इतना सॉल्यूशन लो, क्या फर्क पड़ रहा है? वो टूटेगा तो पूरा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का तो पूरा टूटेगा, तो उसमें आयनों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन गतिशीलता बढ़ जाती है दूर दूर होने के कारण। अब दूर दूर होने पर गतिशीलता बढ़ जाती है, तो देखिए, हाँ देखो,
गतिशीलता बढ़ जाती है, परंतु विलयन में विलय के मोल फिक्स हैं। विलय के मोल नहीं बढ़ा रहे हैं अपन, सिर्फ आयतन बढ़ा रहे हैं पानी। तो विलय के मोल फिक्स हैं तथा प्रबल विद्युत अपघट के केस में आयनों की सांद्रता फिक्स है। आयनों की सांद्रता नहीं बढ़ती है क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट पहले से ही पूरा टूटा हुआ होता है और टूटने की जरूरत ही नहीं होती उसे कहीं। तो चालकता बढ़ती है पर सिर्फ गतिशीलता के कारण। तो पर मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता पर प्रबल विद्युत अपघट है तो सिर्फ गतिशीलता के कारण बढ़ेगी चालकता। लेकिन जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का केस है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का केस है तो उसमें क्या होगा, विलयन को तनु करेंगे तो ये इसका जो CH3COOH है इसका अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ने और गतिशीलता दोनों बढ़ने के कारण क्या होगा, एकदम चालकता में बूस्ट इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, बूस्ट इफेक्ट। कैसे, देखो ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के केस में विलयन को तनु करने पर विलयन का आयतन बढ़ता है जिससे सांद्रता घटती है तथा अल्फा का मान बढ़ता है। सांद्रता घटती है, अल्फा बढ़ती है। अल्फा बढ़ने से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन ज्यादा होगा। अब अनंत तनुता पर क्या हो जाती है, अल्फा 100% वियोजित हो जाता है, मतलब अल्फा बराबर 1 हो जाता है, अर्थात अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पूर्णतः वियोजित हो जाता है। अब पूर्णतः वियोजित हो जाता है, देखो अगर अपन ने 1 मोल बोल रखा है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट विलयन को तनु करने पर विलयन में आयनों की संख्या बढ़ती है और साथ ही आयनों के मध्य की दूरी बढ़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तनु करेंगे तो आयनों के मध्य की दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो गतिशीलता भी बढ़ेगी। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के केस में तो आयनों की संख्या बढ़ रही है और भाई गतिशीलता भी बढ़ रही है, तो चालकता पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा बढ़ती है, वही सेम है। अब देखो ये है एक डिबाई हक्कल औसेंगर सिद्धांत। डिबाई हक्कल औसेंगर सिद्धांत, अब देखो मैं एकदम बताता हूँ। डिबाई हक्कल औसेंगर ने ये दिया था क्या, ये मेरी बात समझो तुम। ये क्या है, चालकता है √C, है ना, और ये लैम्बडा m है और यह लैम्बडा EQ है। एक ही बात है, कोई सी भी ले लो, चाहे मोलर चालकता लो चाहे तुल्यांक की चालकता। फॉर्मूला क्या है मोलर चालकता का, 1000 कप्पा बाई मोलर था, और इसकी इसमें क्या आ जाएगा, नॉर्मल था, और दोनों में संबंध क्या है, लैम्बडा m बटे लैम्बडा EQ बराबर वैलेंसी फैक्टर होता है, ये अपन जानते हैं। अब देखो प्रबल वैद्युत अपघट्ट के केस में देखो इधर अपन क्या कर रहे हैं, सांद्रता बढ़ा रहे हैं। सांद्रता किसकी है, ये है, ये सांद्रता बढ़ा रहे हैं अपन किसकी, ये जो चालकता है, चालकता बढ़ रही है, इधर जाने पर चालकता बढ़ रही है और इधर जाने पर ये मोलर चालकता बढ़ रही है। तो ये साधारण चालकता और मोलर चालकता में संबंध है, किसमें, साधारण चालकता और मोलर चालकता में संबंध है, मोलर या तुल्यांकी। अब देखो साधारण चालकता इधर जाने पे बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, विलयन को तनु करते हैं, है ना, विलयन को तनु किया जाता है। विलयन को अगर अपन तनु करते हैं तो इधर करेंगे, इधर जाएंगे ना तो विलयन को तनु करेंगे अपन, विलयन तनु होगा, विलयन को तनु करते हैं। सांद्रता क्या हो रही है, C बराबर N/V होता है। आयतन बढ़ाएंगे तो सांद्रता अपने आप कम हो जाएगी, यही तो है सांद्रता। ये सांद्रता है, चालकता नहीं है, ये सांद्रता है, चालकता नहीं है। कहीं तुम समझो चालकता की बात कर रहे हैं, नहीं, सांद्रता और तुल्यांक की चालकता है, मोलर चालकता में संबंध है, ये सांद्रता है, ये भी क्या है भाई, सांद्रता। देखो ये दिख रहा, ये जो डिबाई हक्कल औसेंगर है इसमें C है जो सांद्रता ली है मैंने, मोल पर लीटर, और सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर मतलब आयतन, है ना, आयतन। तो देखो आयतन बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम हो जाएगी, तो देखो ये सांद्रता बढ़ रही है तो मतलब आयतन कम हो रहा है, तो इधर जाने पर क्या होगा, विलयन को तनु करेंगे मतलब आयतन बढ़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अपन विलयन को तनु करते हैं तो लैम्बडा m लैम्बडा EQ दो अपने पास प्रबल है विद्युत अपघट्ट और दुर्बल है, ठीक है। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के केस में क्या होता है कि शुरुआत में चालकता बहुत कम होती है, शुरुआत में चालकता बहुत कम होती है क्योंकि दुर्बल अपघट्ट 5% से भी कम वियोजित होता है। जैसे जैसे विलयन को तनु करेंगे चालकता हल्की हल्की बढ़ेगी, हल्की हल्की बढ़ेगी, ठीक है, हल्की हल्की बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन विलयन को जब हम अनंत तनुता पे ले आएंगे, अनंत तनुता मतलब बहुत ज्यादा विलयन, 1 लीटर विलयन को अपन ने कर दिया 100 लीटर, यही तो हो गई अनंत तनुता, 100 लीटर कर दिया, है ना, अनंत मतलब बहुत ज्यादा सीमांत। तो एकदम चालकता बूस्ट हो जाएगी, एकदम चालकता बूस्ट हो जाएगी, हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हो गई। मतलब एकदम जो लैम्बडा m है वो ये हो गई अनंत तनुता की चालकता, अनंत तनुता की चालकता। अब मैंने इसको क्या कहा है, ये देखो अपन ने ये सांद्रता को बहुत कम कर दिया, जो NaCl की सांद्रता है उसको बहुत कम कर दिया, सांद्रता को कम किया है मतलब विलयन को तनु किया है बहुत ज्यादा, विलयन को
बहुत ज्यादा तनु कर दिया। तो विलयन को तनु करने पर अनंत तनुता की चालकता है ये, अनंत तनुता की मोलर चालकता। ठीक है, लेकिन अपन विलयन को तनु करते हैं जब प्रबल वैद्युत अपघट के केस में क्या होता है, आयनों की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती? आयनों की संख्या नहीं बढ़ती, उसमें सिर्फ आयनों की गति बढ़ती है, क्योंकि जो कण है वो दूर दूर हो जाएंगे तो उनकी गति बढ़ जाएगी। तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है? धीरे 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 धीरे, मतलब धीरे धीरे चालकता बढ़ती है लेकिन कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर तुम्हें सीधी लाइन दिख रही है, सीधी लाइन दिख रही है तो वो प्रबल वैद्युत अपघट की है, और ऐसे कर्व लाइन दिख रही है तो वो दुर्बल की है। क्योंकि दुर्बल में अचानक चालकता में वृद्धि क्यों ही है? क्योंकि देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट के केस में अनंत तनुता पर एक तो आयनों की संख्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, कहाँ 5% वियोजित, कहाँ 100% वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ऊपर से उनकी गतिशीलता भी बढ़ जाती है, तो एकदम बूस्ट आता है चालकता में। क्या आता है? जो मोलर चालकता है उसमें एकदम बूस्ट आता है। समझ में आई? तो ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है कि प्रबल वैद्युत अपघट की चालकता यानी केसीएल प्रबल वैद्युत अपघट है, इसकी चालकता तो धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन तनु करने पर तनु करने पर प्रबल वैद्युत अपघट की चालकता है एकदम बूस्ट करती है, एकदम बूस्ट करती है। इसको तो साधारण वृद्धि कहेंगे, इसको चरघातांकी वृद्धि कहते हैं, लॉग फेज वाली। इसमें ये तो होती है लैग फेज, ये होती है लॉग फेज, और ये होती है चरघातांकी वृद्धि। ये डिवाई हक्कल औसेंकर समीकरण है, इसने ये समीकरण दिया था, ये अपन को याद कर लेना है। लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इनफिनाइट, ये क्या होती है? अनंत तनुता की चालकता है। ये क्या है? किसी विलयन की अनंत तनुता की चालकता है ना, माइनस बी रूट सी। बी रूट सी, सी क्या है? सांद्रता। ये बी क्या है? कांस्टेंट। कौन सा? डिवाई हक्कल औसेंकर कांस्टेंट, डिवाई हक्कल औसेंकर कांस्टेंट। इतना समझ गए, है ना? अब देखो, एक NaCl होता है ना, NaCl, ये नॉर्मल ठोस अवस्था में होता है, नमक अपना, है ना? ये जो नमक है ये ठोस अवस्था में, लेकिन अगर इसको बहुत ज्यादा ताप दिया जाए, लगभग 1000 से 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस ताप दिया जाता है, तो Na प्लस और ये गलित अवस्था में आ जाता है, यानी इसके आयन है ना, ये टूट जाते हैं आपस में, टूट जाएंगे तो मुक्त आयन प्रदान करेंगे और गलित अवस्था में आ जाएगा। तो अगर कहा जाए कि संगलित सोडियम क्लोराइड में चालन किसके कारण होता है, तो उसमें मुक्त अणुओं के कारण नहीं होता, मुक्त आयन के कारण होता है। ये बात याद रखना, उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होते, इसमें मुक्त आयन होते हैं, है ना? मुक्त परमाणु नहीं, मुक्त आयन, ये आयन टूटते हैं इसमें, ये याद रखना है। ठीक है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है अपन को कर देने हैं। ठीक है, अब तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ क्या, डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक कॉलराउस का नियम बच रहा है ना, वो अपन करेंगे लेकिन बाद में, है ना? कॉलराउस का नियम है, छोटा सा है। तो हाँ, तो तुम्हें मैंने ये तो बता दिया कि अनंत तनुता पर, तो देखो तुम्हें क्या हो रहा है, अगर कहे कि अनंत तनुता या सीमांत सीमांत चालकता, सीमांत चालकता कहे या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है? लैम्डा इनफिनाइट। अब चाहे वो एम हो सकती है, चाहे वो लैम्डा इनफिनाइट EQ, तुल्यांक चालकता हो सकती है अनंत तनुता की, या मोलर चालकता हो सकती है। तो अब देखो, अपन जानते हैं कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट होता है, वो नॉर्मली टूटता कैसे है? CH3COOH, वो ऐसे टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस CH प्लस में, ये टूट गया। लेकिन अनंत तनुता इसकी चालकता अगर नॉर्मल चालकता होगी तो इसकी लैम्डा एम नॉर्मल चालकता होगी, मोलर चालकता। लेकिन इसी विलयन को तनु कर देंगे और इनफिनाइट तनु कर देंगे, अनंत तनुता की कंडीशन ले आएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा? CH3COOH, ये चिन्ह हट के अब ये पूरा टूटेगा। क्या होगा? पूरा टूटेगा और ये बना देगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। अगर इसके अपने 2 मोल लिए हैं तो इसके 2 बन जाएंगे, इसके अगर अपन ने 5 मोल लिए हैं तो इसके 5 बन जाएंगे। ये अपन को समझ आ रहा है, मतलब अनंत तनुता की कंडीशन पर इसके जो इतने अणु हैं वो टूट के ये बना देंगे। ये अपन को समझ आया? तो अनंत तनुता का मतलब है कि ये जितना है ये पूरा टूट जाएगा। यही है बस कॉलराउस का नियम। कॉलराउस के नियम के अनुसार देखो, Na2SO4 है, ये क्या है भाई? एक वैद्युत अपघट है, अनंत तनुता की कंडीशन पर जो इसकी चालकता होगी, इसकी चालकता वो इसके आयनों की चालकता के बराबर होगी, यानी इसके आयन की चालकता और इसके आयन की चालकता। अब इसमें देखो ये 2 है तो इसको आगे 2 करो, इसके आगे 1 भी नहीं है तो इसके आगे नहीं लगाओ। ठीक है, अब ये K4FeCN है, कैसे टूटेगा? 4K पॉजिटिव और FeCN नेगेटिव इसमें, तो इसकी अनंत तनुता पर चालकता इसके आयनों के बराबर, और इसमें 4K है तो इसमें 4 लगाओ। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखो 2 ग्राम तुल्यांक है, तो इसमें तो देखो इसके
तो ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम होते हैं सबके, लेकिन मोल चेंज हो जाते हैं, पर मोल भिन्न हो जाते हैं ना, ये बात अपन को याद रखनी है। अब देखो क्या होता है, अब देखो कोलराउस का नियम समझ आ गया कि मतलब अनंत तनोता पर जो मोलर चालकता है, तुल्यांकी चालकता है, वो उसके आयनों की मोलर चालकता है तुल्यांकी चालकता के बराबर हो जाती है। तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, अब तुम्हें कोई रिएक्शन दी जाए, है ना, देखो क्वेश्चन दिया गया तुम्हें कि HCl CH3C नेगेटिव और NaCl की लैम्डा m इनफिनाइट, यानी इसकी लैम्डा m इनफिनाइट, इसकी लैम्डा इनफिनाइट और लैम्डा m इसकी इनफिनाइट XYZ है, और इसने अपन से पूछ ली कि CH3COOH की लैम्डा m इनफिनाइट होगी, यानी इसकी लैम्डा m इनफिनाइट होगी। अब इसको कैसे निकालें, तो देखो निकालने का सीधा तरीका है, देखो अपन को इसने सब दिया है अनंत तनोता की, जो लैम्डा इनफिनाइट दिए मतलब पूरा टूट रहा है, चाहे वो दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, सब पूरा टूटेंगे अनंत तनोता पर, इतना अपन को पता है। अनंत तनोता पर सब पूरा टूटते हैं, ये अपन जानते हैं अच्छे से। जब पूरा टूटेगा तो सीधा सा बात है भाई, HCl कैसे जाएगा H+ और Cl- में, है ना, NaCl कैसे जाएगा, ये सारे देखो अनंत तनोता की कंडीशन में क्या होगा, लैम्डा m HCl की वो लैम्डा m H+ और Cl-